हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी आपके साथ में स्वागत है। आज हम लोग 13 दिसंबर टू 16 दिसंबर तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। ये करंट अफेयर सीरीज टोटली एग्जाम ओरिएंटेड है और इस पूरी करंट अफेयर सीरीज में हम लोग मध्य प्रदेश, इंडिया और वर्ल्ड की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज को कवर करते हैं। ये पूरी करंट अफेयर सीरीज आपको वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक स्टेट पीएससी, एमपी पटवारी, एसएससी और रेलवे पुलिस एग्जाम या अदर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो जिनमें करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो या ऐसे एग्जाम जिनमें करंट अफेयर्स आता हो, ऐसे सभी एग्जाम्स में ये करंट अफेयर सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी। और अगर आपको इस पूरी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप स्टडी आपके साथ नाम के टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर वहां से आप इसे आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगी। तो ऐसे सभी लोग जो कि पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि अभी हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है क्विक रिवीजन, यानी कि प्रीवियस लेक्चर का एक क्विक एनालिसिस करेंगे अभी हम लोग। इसके बाद हम लोग एक कैंपेन की शुरुआत, आपको पता ही होगी कि हमने रिसेंटली प्रीवियस लेक्चर से एक कैंपेन की शुरुआत की और उस कैंपेन का नाम क्या है? मध्य प्रदेश स्टैटिक कैंपेन। मध्य प्रदेश स्टैटिक कैंपेन यानी कि मध्य प्रदेश के जिस शहर के बारे में, मध्य प्रदेश के जिस शहर के बारे में पर्टिकुलरली या जिस शहर का पर्टिकुलरली करंट अफेयर्स में जिक्र आएगा उसके बारे में आप ही व्यूअर्स कुछ 2 से 3 फैक्ट जो भी आप जानते हो उस पर्टिकुलर सिटी के बारे में, चाहे आपने कहीं बुक में पढ़ा हो, कहीं भी देखा हो या आपके नोट्स में हो, वो पर्टिकुलर फैक्ट्स आपको कमेंट सेक्शन में 2 से 3 फैक्ट्स आपको बताने हैं और उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं क्विक रिवीजन के बाद। ठीक है, उसके बाद हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा, यानी आज के करंट अफेयर्स के बारे में। तो अगर आप इस तरह इस कैंपेन का हिस्सा बनते हैं तो इस कैंपेन का हिस्सा बनने से आपके मध्य प्रदेश के सारे स्टैटिक्स मुझे लगता है कि बहुत ही आसानी से कवर होंगे। सारे ना भी कवर हों लेकिन ऐसे इंपॉर्टेंट स्टैटिक्स क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से, जो भी आपको लगते हैं वो आप यहां पर शेयर करते हैं तो आपको सारी चीजें बार बार से रिकॉल होती हैं, चीजें वही आप सुनते हैं तो आपको ज्यादा समय तक वो चीजें याद रहेंगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये पर्टिकुलर कैंपेन जो है वो आपको मध्य प्रदेश के डिफरेंट एग्जाम्स में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चलिए बात करते हैं क्विक रिवीजन की। तो क्विक रिवीजन में सबसे फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन हमने क्या देखा था? तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन हमने देखा था डीना बोलुआर्टे के बारे में। डीना बोलुआर्टे, डीना बोलुआर्टे ये पेरू देश यानी पेरू कंट्री की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बन चुकी हैं। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ पेरू कौन है? तो डीना बोलुआर्टे। तो आपको इनका नाम बिल्कुल ध्यान रखना है पूरी। ठीक है, पेरू की बात करें तो पेरू ये किस कॉन्टिनेंट का एक देश है? तो ये एक साउथ अमेरिका का एक देश है। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक देश है पेरू। इसके अलावा सेकंड नंबर की न्यूज हमने क्या देखी थी? सेकंड नंबर की न्यूज हमने देखी थी मेघना अहलावत। मेघना अहलावत बन चुकी हैं इंडिया में जो टेबल टेनिस फेडरेशन है ना, जिसका नाम क्या है? टीटीएफआई। इसका फुल फॉर्म क्या है? टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। इंडिया में जो टेबल टेनिस फेडरेशन है उसकी ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। इसके अलावा मैंने आपसे पूछा था एक सवाल भी, वो सवाल ये था कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन बनी है? तो इसके बारे में मैंने आपसे पूछा था और आपने बहुत सही जवाब दिया है, पीटी उषा, जिनका नाम ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था। तो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। इसके अलावा इंडियन ओलंपिक कमीशन में ही मैंने आपको एक चीज और बताई थी, वो भी मैं आज ही जिक्र कर लेता हूं क्योंकि मुझे याद आ गया है। एथलीट कमीशन, इंडियन ओलंपिक कमेटी में एक कमीशन है, उसका नाम क्या है? एक आयोग है एथलीट कमीशन। और एथलीट कमीशन के चेयरमैन कौन है? तो एथलीट कमीशन के चेयरमैन है एमसी मैरी कॉम। और इसके वाइस चेयरपर्सन या आप बोल सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट कौन है? वाइस चेयरपर्सन कौन है? तो वाइस चेयरपर्सन शरत कमल अचंता, जिन्हें आपको बताना है ये शरत कमल अचंता कौन सा खेल खेलते हैं, किस
खेल से एसोसिएट करते हैं और इन्हें कौन सा रिसेंटली अवार्ड दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि ये शरत कमल अचिंता के बारे में रिसेंटली किसी भी एग्जाम, अगर आप कोई भी एग्जाम अभी देने वाले हैं उनके बारे में बिल्कुल आ सकता है ना। तो इसका जवाब मैं आपको अगले लेक्चर में दूंगा। अगर आपको पता हो तो आप मुझे बता सकते हैं, हालांकि मैंने सारी चीजें डिस्कस की हैं ऑलरेडी। चलिए बात करते हैं फोर्थ नंबर की न्यूज की। तो फोर्थ नंबर की न्यूज हमने देखी थी कि सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के नए सीएम बन चुके हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू न्यू सीएम ऑफ हिमाचल प्रदेश। फिफ्थ नंबर, आपसे पूछ लिया जाए गुजरात के नए सीएम कौन है, तो गुजरात न्यू सीएम कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है, उनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, भूपेंद्र पटेल। हालांकि ये पहले भी यही थे, भूपेंद्र पटेल, ठीक है, दोबारा ये इलेक्ट हो चुके हैं। सिक्स नंबर की न्यूज हमने क्या देखी थी, ईशान किशन ने रिसेंटली डबल सेंचुरी लगाई है, 200 प्लस स्कोर किया है और ये यंगेस्ट प्लेयर बन चुके हैं। यंगेस्ट प्लेयर जिन्होंने 200 यानी डबल सेंचुरी लगाई है, ऐसे यंगेस्ट प्लेयर यानी सबसे कम उम्र में लगाने वाले डबल सेंचुरियन कौन है, ईशान किशन। इसके अलावा सेवेंथ नंबर की न्यूज क्या देखी थी हमने, सेवेंथ नंबर की न्यूज हमने देखी, देखिए बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपको कहां से देखनी है, बाकी सारी इंफॉर्मेशन आप कहां से देखेंगे, प्रीवियस वीडियो से जाकर। हम लोग सिर्फ अभी यहां पर एक क्विक रिकैप कर रहे हैं, ठीक है। सेवेंथ नंबर की न्यूज हमने मध्य प्रदेश से रिलेटेड देखी थी, तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज थी ये, ठीक है। तो सेवेंथ नंबर की न्यूज है हमारी मध्य प्रदेश से रिलेटेड, और मध्य प्रदेश में आप सभी को पता होगा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम, और इसके तहत क्या किया जाता है, ब्रांडिंग की जाती है। पर्टिकुलर किसी एक शहर का कोई खास प्रोडक्ट अगर होता है तो उस शहर के उस प्रोडक्ट की ब्रांडिंग की जाती है। तो मध्य प्रदेश में ऐसे हम लोग 3 टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया था। उनमें से पहला चीज क्या था, तो हमने देखा था कटनी जिले का जो सैंड स्टोन है उसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के अंतर्गत रखा गया है। इसके अलावा बुरहानपुर की बात करें तो बुरहानपुर के बनाना यानी बुरहानपुर के केला काफी फेमस है, तो उसकी ब्रांडिंग अब की जाएगी, यानी केला की ब्रांडिंग की जाएगी, यानी पर्टिकुलर उस वहां का जो केला है उसे बुरहानपुर के नाम से बेचा जाएगा, है ना, पर्टिकुलरली। नेक्स्ट नंबर हमने देखा था, थर्ड नंबर हमने क्या देखा था, थर्ड नंबर हमने भिंड के बारे में देखा था। और भिंड का जो सरसों है जिसे आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, मस्टर्ड बोलते हो, उसकी पर्टिकुलरली ब्रांडिंग की जाएगी। वहां का एक पर्टिकुलर खास प्रोडक्ट, ऐसा नहीं है कि बाकी जिलों में सरसों नहीं होगा या बाकी अन्य शहरों में बनाना नहीं होता है या बनाने की खेती नहीं की जाती, लेकिन जो पर्टिकुलरली बुरहानपुर का केला है या पर्टिकुलरली सरसों है भिंड का, वहां का एक खास प्रोडक्ट है, वहां की कुछ स्पेशलिटी है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, इस वजह से उसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के अंतर्गत रखा गया है। इसके अलावा आपको मैंने बताया था 8th नंबर की न्यूज की NH39 नेशनल हाईवे 39 पर मध्य प्रदेश की लॉन्गेस्ट टनल का निर्माण किया गया है। जिसका नाम क्या है, मोहनिया टनल। ये पर्टिकुलर जो टनल है ये झांसी टू रांची के बीच में जो नेशनल हाईवे है उस पर्टिकुलर हाईवे पर मौजूद है। मध्य प्रदेश की लॉन्गेस्ट टनल मोहनिया टनल, और पर्टिकुलरली बात करें तो किस जिले में है, तो सीधी से रीवा जाने वाले रास्ते पर ये मौजूद है, मोहनिया टनल, ठीक है। तो आपको इसका नाम भी ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश की लॉन्गेस्ट टनल का निर्माण किया गया है NH39 नेशनल हाईवे 39 पर, और इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे मोहनिया टनल के नाम से जाना जाता है। तो आपको ये वाली बात मध्य प्रदेश से रिलेटेड याद रखनी है। चलिए बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम लोग डिस्कस करेंगे एक पर्टिकुलर चीज जो है कि कटनी के बारे में, बुरहानपुर के बारे में और भिंड के बारे में। ये पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से रिलेटेड आई थी पिछले लेक्चर में, और उसके कुछ सही जवाब या कुछ स्टैटिक इंफॉर्मेशन
इंफॉर्मेशन कुछ लोगों ने हमें दी है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी। बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन दी है, चलिए देखते हैं क्या है। तो अमीषा तिवारी जी ने बताया है कि कटनी जबलपुर डिवीजन का हिस्सा है, यानी जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है। इसके अलावा कटनी को लाइम सिटी ऑफ मध्य प्रदेश भी कहा जाता है। ठीक है, लाइम सिटी ऑफ मध्य प्रदेश क्यों कहा जाता है? तो यहां पर चूना पत्थर, ठीक है, लाइमस्टोन बहुत मात्रा में पाए जाते हैं, अधिकाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इस वजह से इसे लाइम सिटी ऑफ मध्य प्रदेश भी कहा जाता है। और कटनी की फर्स्ट ट्रांसजेंडर मेयर, और मेयर कौन है? नगर पालिका अध्यक्ष होती हैं। तो ट्रांसजेंडर मेयर पहली कौन थी? कमला मौसी यहाँ की पहली ट्रांसजेंडर मेयर थी। ठीक है, तो ये वाली इंफॉर्मेशन अमीषा तिवारी ने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हैं, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। और भी कुछ लोगों ने कटनी के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। तो अंजलि त्रिपाठी जी ने बताया है कि कटनी जबलपुर डिवीजन का हिस्सा है, यहां पर हाईएस्ट लाइम प्रोड्यूसर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, जैसा कि सेम बात हो गई है, बिल्कुल लाइम सिटी इसे के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा थर्ड नंबर सीमेंट फैक्ट्री, यहां पर 2 सीमेंट फैक्ट्री हैं, एसीसी और कैमूर सीमेंट फैक्ट्री मौजूद है। इसके अलावा स्टैच्यू ऑफ 20th जैन तीर्थंकर शांतिनाथ जी का भी स्टैच्यू यहां पर मौजूद है। ठीक है, तो इनकी मूर्ति मौजूद है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 12 फीट की एक का ये स्टैचू है, जो कि जैन धर्म से लोग समझते हैं, जैन तीर्थंकर शांतिनाथ जी की मूर्ति है। इसके अलावा यहाँ पर रूपनाथ टेम्पल भी मौजूद है। तो अपने आप में ये 2 फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है। तो लाइम सिटी तो आपको ध्यान ही रखना है। इसके अलावा स्टैच्यू ऑफ 20th जैन तीर्थंकर शांतिनाथ जी की मूर्ति है, जो कि 12 फीट की है। इसके अलावा रूपनाथ मंदिर भी यहाँ पर उपलब्ध है या यहां पर स्थित है। इसके अलावा अगर बात करें, जैसा कि इन्होंने बताया, लाइमस्टोन यहां पर पाया ही जाता है। इसके अलावा यहां पे बॉक्साइट भी पाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको कटनी के बारे में एक और इंफॉर्मेशन अभी दे ही दी कि कटनी का एक प्रोडक्ट है सैंड स्टोन है। कटनी का जो सैंड स्टोन है उसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि यहाँ के जो सैंड स्टोन है इनसे बहुत ही जबरदस्त कलाकारी चित्रकारी की जा रही है, या मूर्तियां बनाई जा रही हैं। इस वजह से यहाँ के जो पर्टिकुलर सैंड स्टोन काफी अच्छे हैं। इस वजह से इसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम के अंतर्गत रखा गया है। तो बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन दी है कटनी के बारे में। अगली इंफॉर्मेशन भिंड के बारे में देख लेते हैं। तो भिंड जो कि चंबल डिवीजन का हिस्सा है, यानी चंबल संभाग के अंतर्गत आता है। और यहां पर फर्स्ट इंफॉर्मेशन है डिस्ट्रिक्ट विथ लीस्ट सेक्स रेशियो में नंबर भी मेंशन किया है, क्योंकि तो बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन मेंशन की है अंजलि त्रिपाठी जी ने। डिस्ट्रिक्ट विथ लीस्ट सेक्स रेशियो मतलब मध्य प्रदेश का ऐसा जिला जहां पर सेक्स रेशियो सबसे कम है, 837 आउट ऑफ 1000 मेन, है ना। तो 837 वुमेन पर 1000 मेन, ये है सेक्स रेशियो की डिफिनेशन। तो 837 काफी कम है, तो लीस्ट सेक्स रेशियो भी कहां का है? भिंड का है। इसके अलावा लैंड ऑफ संत विबंधक, इसके अलावा मालनपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया सेंटर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर पर्टिकुलर भिंड शहर में जो यहाँ का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर है उसका नाम क्या है? तो मालनपुर। तो कई बार ये एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि मालनपुर जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर है ये मध्य प्रदेश के किस शहर में मौजूद है? तो आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है आपका भिंड। ठीक है, इसके अलावा बात करें भिंड की, तो भिंड में कुछ और इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं। तो अटेर का किला भी यहां पर मौजूद है। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अटेर का किला कहां पर है? तो अटेर का किला भिंड में मौजूद है। इसके अलावा बात करें तो इसे भिंड को ही बागियों का गढ़ भी कहा जाता है। बागियों का गढ़ भी कहा जाता है। इसके अलावा भिंड में ही मैंने आपको एक और इंफॉर्मेशन दी थी कि यहाँ पे सबसे कम रेनफॉल होती है पूरे मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? भिंड है ना। तो भिंड में अप्रोक्सीमेटली मध्य प्रदेश के पूरे जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें उनसे अगर कंपैरिजन किया जाए तो सबसे कम वर्षा कहां पर होती है? तो भिंड शहर में होती है। तो आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है। तो मालनपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया भिंड, इसके अलावा अटेर का किला या अटेर फोर्ट कहां पर है? भिंड। इसके अलावा लोएस्ट रेनफॉल कहां पे होती है पूरे मध्य प्रदेश में? तो भिंड में। तो
ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले डिस्ट्रिक्ट की। अगले डिस्ट्रिक्ट की भी इंफॉर्मेशन अंजलि त्रिपाठी जी ने दी है, बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन दी है बुरहानपुर के बारे में। बुरहानपुर की जब हम लोग बात करते हैं तो ये किस डिवीजन के अंतर्गत आता है, तो ये इंदौर डिवीजन के अंतर्गत आता है। आपको ये वाली बात भी बिल्कुल ध्यान रखनी है। वैसे इंदौर डिवीजन के अंतर्गत कई जिले आते हैं, लेकिन उनमें से एक कौन सा है, बुरहानपुर। चलिए बात करते हैं सेकंड, मध्य प्रदेश का पहला थर्मल पावर प्लांट जो कि चांदनी है, चांदनी, वो भी स्टैब्लिश हुआ कहां पर, बुरहानपुर में। अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मध्य प्रदेश का पहला थर्मल पावर प्लांट बुरहानपुर में ही स्टैब्लिश हुआ। बुरहानपुर में भी कहां पर अगर आपसे पूछा जाए तो बुरहानपुर में भी स्पेसिफिकली चांदनी, 1953 में यह स्टैब्लिश हुआ, ठीक है। इसके अलावा नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल नेपानगर, नेपानगर ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि नेशनल न्यूज पेपर प्रिंट मिल कहां पर है, तो नेपानगर बुरहानपुर में है। तो ठीक है, तो आपको ये एक्स्ट्रा फैक्ट ध्यान रखना है। इसके अलावा बुरहानपुर कैसे आया एग्जिस्टेंस में, या इसका अस्तित्व कैसे आया, इसके बारे में इन्होंने बताया है कि ये ईस्ट नेमार खंडवा से अलग होकर 15 अगस्त 2003 में इसकी स्थापना हुई। इसके अलावा असीरगढ़ फोर्ट यहाँ का मेजर अट्रैक्शन है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असीरगढ़ का किला भी किसे कहा जाता है, तो असीरगढ़ का किला, सॉरी, कहाँ स्थित है, असीरगढ़ का किला बुरहानपुर में स्थित है। आपसे पूछ लिया जाए अटेर का किला कहां पर स्थित है, तो भिंड में स्थित है। और एक बात और आपको इसमें ध्यान रखना है कि असीरगढ़ के किले को ही दक्कन का दरवाजा भी कहा जाता है, दक्कन का दरवाजा भी कहा जाता है, दक्कन का दरवाजा, ठीक है। यहां पर इस पर्टिकुलर असीरगढ़ के फोर्ट में, असीरगढ़ के फोर्ट में मुमताज बेगम की कब्र है, मुमताज बेगम, मुमताज बेगम की क्या है, कब्र है। तो आपको ये वाली बात भी ध्यान रखना है, टूम्ब ऑफ मुमताज बेगम, टूम्ब ऑफ मुमताज बेगम, ठीक है। मैंने आपको बता दिया चांदनी ताप विद्युत केंद्र भी यहीं पे है। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि नेशनल न्यूज़पेपर प्रिंट मिल कहां पर है, नेपानगर बुरहानपुर, और असीरगढ़ फोर्ट दक्कन का दरवाजा जिसे कहा जाता है, और यहां पर मुमताज बेगम की क्या है, टूम्ब स्थित है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गया। तो दक्कन का दरवाजा कई बार अपने आप में एग्जाम में आ चुका है, इसलिए आपको ये वाली बातें ध्यान रखनी है। तो इसी तरह से आपको चीजें बतानी है कमेंट सेक्शन में। मैं अमीषा तिवारी जी और अंजलि त्रिपाठी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और बहुत बहुत थैंक यू। आप लगातार ऐसी ही कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन हमसे शेयर करते रहिए, जिससे हम लोग और भी अच्छे से अपने स्टैटिक्स पोर्शन को कवर कर पाएं, और बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा हम सभी का स्टैटिक पोर्शन, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स की। तो मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मैंने आपको रिसेंटली बताया था कि मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन किया गया। मैंने आपको ये वाली बात भी बताई थी कि मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मैंने क्वेश्चन भी दिया था कि ये कहां पर है, गोवा में है, ठीक है, गोवा में है। तो इसका नाम जो रखा गया है मोपा, ये किनके नाम पर रखा गया है, तो ये ऐसा क्वेश्चन भी बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो मनोहर पर्रिकर, मनोहर पर्रिकर जी के नाम पर रखा गया है। ये एक यूनियन डिफेंस मिनिस्टर थे, यूनियन डिफेंस मिनिस्टर थे, डिफेंस मिनिस्टर थे। इसके अलावा ये गोवा के, इसके अलावा ये गोवा के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है। तो ये वाली बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो कि मनोहर पर्रिकर, मनोहर पर्रिकर, ये जो आप इमेज देख रहे हैं जिनकी, ये है मनोहर पर्रिकर, और इन्हें पद्म भूषण 2020 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। इनका पूरा नाम क्या है, मनोहर गोपाल कृष्ण प्रभु पर्रिकर, ठीक है। तो इन्हीं के नाम पर, इन्हीं के नाम पर क्या रखा गया है, मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम रखा गया है, जो कि कहां पर मौजूद है, गोवा में मौजूद है, ठीक है। सारी चीजें बिल्कुल आपको यहां पर मिल जाएगी, लेकिन आपको इस पूरी न्यूज में सिर्फ इतना याद रखना है कि मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम किनके नाम पर रखा गया है, तो मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया है। और मनोहर पर्रिकर कौन है, तो ये यूनियन डिफेंस मिनिस्टर भी थे। इसके अलावा ये पर्टिकुलरली गोवा राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो कब से कब तक रहे हैं ये, 2000 से 2005, 2012 से 2014 और 2017 तक, ठीक है, मार्च। तो तब तक ये क्या रहे हैं, ये एक चीफ मिनिस्टर के रूप में इन्होंने अपनी सर्विस दी है। चलिए बात करते हैं अगली न्यूज की। अगली न्यूज है इंडियन टीवी एक्टर देव जोशी इन डियर मून क्रू फॉर स्पेस एक्स मून ट्रिप,
ठीक है, तो ये वाली पर्टिकुलर जो न्यूज है बहुत ही जबरदस्त न्यूज है कि भारतीय जो टीवी अभिनेता अभिनेता है देव जोशी, ठीक है, देव जोशी, ये जिनकी इमेज आप देख रहे हैं, ये बालवीर में पर्टिकुलरली बालवीर जो एक टीवी शो है उसमें बालवीर का जो रोल प्ले करते हैं, उनका नाम क्या है, देव जोशी, है ना। पर्टिकुलर जो व्यक्ति है उनका नाम क्या है, देव जोशी, और इन्हें डियर मून क्रू का हिस्सा बनाया गया है। अब ये डियर मून क्रू क्या है, ये एक स्पेस एक्स रॉकेट है जो कि चंद्रमा के चारों ओर क्या होने वाला है, यह एक क्रू है, मतलब मून पर जाने वाला एक क्रू है, मतलब कई लोगों का समूह है। क्रू मतलब क्या होता है, समूह होता है, ठीक है। तो मून पर जाने वाला एक समूह है, मतलब मून पर कुछ लोग जाने वाले हैं, और उनमें से भारतीय में से इनका चयन हुआ है, यानी पर्टिकुलरली देव जोशी का चयन हुआ है, जिन्हें स्पेस एक्स रॉकेट की सहायता से 2023 में एक सप्ताह के लिए मून यानी चंद्रमा पर भेजा जाएगा, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि पहले इंडियन सिविलियन जो कि मून पर गए हैं, है ना, उस स्पेस एक्स रॉकेट की मदद से 2023 में, वो कौन है, देव जोशी, इंडियन टीवी एक्टर देव जोशी, जो कि बालवीर का रोल करते हैं। चलिए, ठीक है, बात करते हैं अगली न्यूज की। अगली न्यूज है हमारी, मेस्सी अनाउंस्ड रिटायरमेंट आफ्टर कतर फीफा वर्ल्ड कप 2022। आप सभी को ये वाली बात पता होगी, जितने भी लोग फुटबॉल देखते हैं, तो फुटबॉल प्लेयर हैं एक अर्जेंटीना के लियोनेल मेस्सी। इन्होंने रिसेंटली रिटायरमेंट अनाउंस किया है फीफा वर्ल्ड कप 2022 के बाद, है ना। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल के बाद इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है, जो कि किस किस देश के खिलाड़ी हैं या किस देश के साथ खेलते हैं, तो ये अर्जेंटीना के एक फुटबॉल प्लेयर हैं। तो आपको ये वाली बात ध्यान रखनी। तो पर्टिकुलरली इसमें आपको याद क्या रखना है, याद सिर्फ इतना रखना है, रिसेंटली लियोनेल मेसी जो कि एक अर्जेंटीना के फुटबॉल प्लेयर हैं, इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस की है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए तो फीफा 2022 का वर्ल्ड कप कहां आयोजित किया गया है, तो कतर में आयोजित किया गया है। तो ये वाली बात भी आपको ध्यान रखना है, कतर में रिसेंटली फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, ठीक है। बात करते हैं अगली न्यूज की। अगली न्यूज है, सिंडी हुक अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ 2032 ओलंपिक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। ओलंपिक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी 2032 की सीईओ कौन बनी है। अब सोचिए, आप अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है 2022, और 2032 की सीईओ अभी से उनका अपॉइंटमेंट हो गया है। तो काफी जबरदस्त न्यूज है। हालांकि अभी ये आपके लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अपॉइंटमेंट तो हो गया है, करंट अफेयर्स की न्यूज तो बन गई है, इस वजह से हम लोग इसे डिस्कस कर रहे हैं। सिंडी हुक ये है पर्टिकुलरली महिला, सिंडी हुक को अपॉइंट किया गया है एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन ओलंपिक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। अब बात करते हैं, जब हमारे पास एक न्यूज आई कि ओलंपिक और पैरा ओलंपिक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की सीईओ बन गई हैं सिंडी हुक, और ये जो पर्टिकुलर 2032 का जो ओलंपिक गेम होने वाला है, ये कहाँ होने वाला है, तो ये ब्रिस्बेन में होने वाला है, ठीक है। तो ये ब्रिस्बेन में होने वाला है ये पर्टिकुलर गेम। तो ब्रिस्बेन में जो आयोजित होने वाला है ओलंपिक या पैरा ओलंपिक गेम, वहां की सीईओ कौन बन गई है, सिंडी हुक। तो आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, तो अभी के लिए आपको जो अभी आप जितने लोग भी एग्जाम दे रहे हैं, रिसेंटली एसएससी जीडी का दे रहे हैं, या कोई भी एग्जाम एसएससी सीजीएल सीएचएसएल का जितने भी लोग देने वाले हैं, या कोई भी एग्जाम देने वाले हैं आप, तो उसमें ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये आपको ध्यान रखने हैं। जो समर ओलंपिक 2021 का हुआ वो कहाँ हुआ, टोक्यो जापान में। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने कई सारी चीजें आपको बता दी, सारे प्लेयर्स के नाम तक हमने डिस्कस किए हुए हैं अगस्त के करंट अफेयर्स में। इसके अलावा 2024 का कहां पे होने वाला है, तो 2024 का समर ओलंपिक, ध्यान रखना है समर, है ना, समर यानी ग्रीष्म ऋतु, है ना, यानी गर्मी में जो खेला जाता है मोस्टली ओलंपिक, गर्मी आप ऐसा ही समझिए, बिल्कुल गर्मी में जो खेला जाता है वैसा ओलंपिक, वो कहाँ होगा, देसी भाषा में जिसको बोले, 2024 का कहाँ होगा, पेरिस फ्रांस में आयोजित होगा। जबकि बात करें 2028 का, तो 2028 का जो समर ओलंपिक है वो लॉस एंजल्स यूएसए में आयोजित किया जाएगा। तो आपको ये पर्टिकुलर ये तीनों फैक्ट्स याद रखने हैं। 2021 का कहाँ आयोजित होगा, टोक्यो जापान में आयोजित हो चुका है। इसके अलावा 2024 का कहाँ होगा, पेरिस फ्रांस में। 2028 का लॉस एंजल्स यूएसए।
ठीक है। इसके अलावा विंटर ओलंपिक की बात करें तो विंटर ओलंपिक 2022 का हो चुका है बीजिंग चाइना में, और इस पर भारत हिस्सा नहीं लिया है। इस पर्टिकुलर विंटर ओलंपिक में भारत ने हिस्सा नहीं लिया है, इस वजह से कोई फैक्ट्स आपने अभी तक नहीं देखा। 2026 का कहाँ होने वाला है? मिलन एंड कॉर्टिना, इटली में ये होने वाला है। ठीक है, तो विंटर ओलंपिक आपको ध्यान रखना है 2026 का, मिलन एंड कॉर्टिना इटली में होने वाला है। बात करते हैं एशियन गेम्स की। एशियन गेम्स की अगर बात करें तो 2022 का कहां होगा? हांगजाओ चाइना। इसके अलावा 2026 का नागोया जापान। तो आपको एशियन गेम्स की बात करें तो एशियन गेम्स 2022 का हांगजाओ चाइना, इसके अलावा 2026 का नागोया जापान में होने वाला है। तो मोस्टली अगर आपसे पूछा जाए इन सब में भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, तो मैं बोलूंगा आप ये दो चीज तो बिल्कुल ध्यान रखिए कि 2028 का कहां होगा और 2024 का कहां होगा। चलिए बात करते हैं अगली न्यूज की। WHO अपॉइंट्स जेरेमी फरार एज अ चीफ साइंटिस्ट टू रिप्लेस सौम्या स्वामीनाथन। रिसेंटली WHO का फुल फॉर्म क्या है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली जेरेमी फरार, जिनकी इमेज आपको यहां पर दिख रही है, इन्होंने सौम्या स्वामीनाथन को रिप्लेस करके अपना, यानी उस पर्टिकुलर WHO ने या ऑर्गेनाइजेशन का चीफ साइंटिस्ट किसे नियुक्त किया है? जेरेमी फरार को। जेरेमी फरार, बात करते हैं जेरेमी फरार 74 years of has been appointed as a new chief scientist of World Health Organization। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर बात करें यहाँ के जो डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस, तो आपको इनका नाम ध्यान रखना है ना। तो कई बार पूछा जाता है, तो आपको सिर्फ अगर आप इतना भी ध्यान रखो टेड्रोस एडनॉम पर भी ध्यान रखो, तो भी आपको ये चीजें क्लिक हो जाएंगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। रिसेंटली जितने भी एग्जाम हुए हैं, कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है ऑलरेडी। तो यहाँ के डायरेक्टर जनरल डीजी कौन है? टेड्रोस है। इसके अलावा यहाँ का हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड। MPPSC में भी ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, मतलब WHO से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके अलावा इसका फाउंडेशन कब हुआ? तो आपको रिसेंटली याद होगा कि मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन MPPSC में एक क्वेश्चन आया था कि WHO का फाउंडेशन डेट, एग्जैक्टली डेट पूछी हुई थी कि 7 अप्रैल 1948। ध्यान रखना है 7 अप्रैल 1948। अगर किसी का 7 अप्रैल को बर्थडे हो ना, तो आप बिल्कुल उस डेट से आप याद रखो कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति का जो जन्म दिवस है या बर्थडे है, उसी दिन क्या हुआ था? WHO भी बना था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी उसी दिन एस्टैब्लिश हुआ था। चलिए बात करते हैं अगली न्यूज की। अगली न्यूज है दिव्या TS वॉन गोल्ड इन वुमेन्स एयर पिस्टल नेशनल चैंपियन 2022। इसमें से आपको याद क्या रखना है? नेशनल चैंपियन 2022 हेल्ड कहां हुआ, कहां आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है भोपाल में। तो मध्य प्रदेश वालों के लिए ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है कि नेशनल चैंपियनशिप 2022, नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप, आप ऐसा बोल सकते हैं, नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 कहां आयोजित हुई? भोपाल में आयोजित हुई। ये किस नंबर की नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप थी? तो 65th नंबर की नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप थी। ठीक है, कहां आयोजित हुई? तो ये आयोजित हुई भोपाल में। ठीक है, इस पर दिव्या TS, जो कि कर्नाटका की एक शूटर है, कर्नाटका राज्य से बिलोंग करती हैं दिव्या TS, इन्होंने फर्स्ट रैंक लाई और इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। ठीक है, गोल्ड मेडल हासिल किया है किस कैटेगरी में? तो फर्स्ट वुमेन 10 मीटर एयर पिस्टल में फर्स्ट रैंक हासिल करने वाली कर्नाटका की शूटर कौन है? दिव्या TS। इन्होंने रिसेंटली भोपाल में आयोजित नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड मेडल हासिल किया है। इसके अलावा मनु भाकर का नाम आपको ध्यान रखना है। मनु भाकर, जो कि जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है 10 मीटर पिस्टल जूनियर में। ध्यान रखना है जूनियर वुमेन्स इवेंट में नेशनल गोल्ड मेडल हासिल करने वाली महिला का नाम क्या है या गर्ल का नाम क्या है? मनु भाकर। तो मनु भाकर भी एक शूटर है। इसके अलावा दिव्या TS भी एक शूटर है। इसके अलावा बात करते हैं सीनियर कैटेगरी में। तो सीनियर कैटेगरी में आपको नाम ध्यान रखना है किसका? दिव्या TS का। अगर आपसे पूछ दिया जाए जूनियर कैटेगरी में, तो मनु भाकर का नाम ध्यान रखना है। दोनों ने गोल्ड मेडल हासिल किया है।
ठीक है, यही सारी चीजें आपको कहां पर मिल जाएंगी, हिंदी में भी मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन भी मध्य प्रदेश से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट है। विच डिस्ट्रिक्ट रैंक फर्स्ट इन द स्टेट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ समग्र शिक्षा योजना। समग्र शिक्षा योजना का सबसे बेटर इंप्लीमेंटेशन करने के लिए राज्य के मतलब मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट की रैंक फर्स्ट आई है। तो समग्र शिक्षा योजना का क्रियान्वयन करने में खंडवा जिले की जो रैंक है वो क्या है, फर्स्ट है। अब जैसे ही मुझे खंडवा याद आया तो खंडवा से मुझे याद आया है ओमकारेश्वर के बारे में, है ना। तो खंडवा में ओमकारेश्वर वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग मौजूद है खंडवा में। तो ये वाली बात भी आपको ध्यान रखनी है। बात करें समग्र शिक्षा योजना की, तो समग्र शिक्षा योजना में के तहत पर्टिकुलर क्या किया जाता है, ये योजना किससे रिलेटेड है। तो जैसा कि आपको इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये पर्टिकुलर शिक्षा से रिलेटेड योजना है और ये पर्टिकुलरली स्कूल्स में जो एजुकेशन है, स्कूल्स में जो एजुकेशन दिया जाता है उसको बेटर और बेटर बनाने के लिए, है ना, किस तरह का एनवायरमेंट क्रिएट करना चाहिए पर्टिकुलर स्कूल्स को। तो इन सारी चीजों पर ध्यान रखने के लिए ये पर्टिकुलर योजना बनाई गई है। यानी कि जैसा कि आप सभी को पता होगा कई स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती थी, सारी फैसिलिटीज उपलब्ध नहीं थी, तो सारी फैसिलिटीज भी अब गवर्नमेंट दे रही है। और कहां पर किस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में सबसे जबरदस्त इसका इंप्लीमेंटेशन हुआ, यानी समग्र शिक्षा योजना का इंप्लीमेंटेशन हुआ, वहां का जो एजुकेशन लेवल है वो काफी इंप्रूव हुआ या तेजी से इंप्रूव हुआ, उस शहर का नाम क्या है, खंडवा। तो खंडवा आपको ध्यान रखना है, खंडवा का नाम पूरे मध्य प्रदेश में फर्स्ट रैंक है अंडर समग्र शिक्षा योजना। ठीक है, तो ये वाली बात आपको ध्यान रखना है। बात करें समग्र शिक्षा स्कीम के बारे में या समग्र शिक्षा योजना के बारे में, तो ये 1 अप्रैल 2021 को लॉन्च की गई थी। तो ये वाली बात भी आप याद रख सकते हैं। लॉन्च कब की गई, 1 अप्रैल को ये लॉन्च की गई है। 1 अप्रैल को लॉन्च की गई समग्र शिक्षा योजना। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगली न्यूज की। अब आपसे मैंने जैसा कि आप सभी को बता दिया मैंने खंडवा के बारे में, तो खंडवा के बारे में आप कुछ और इंफॉर्मेशन, ये जो कैंपेन है जैसा वही मैं बात करूं मध्य प्रदेश स्टैटिक कैंपेन, तो खंडवा के बारे में आप 2 से 3 फैक्ट बता सकते हैं। जो भी कुछ आपको पता हो आप बताइए। आप चीजें काफी और अच्छी होंगी। आप जिस फैक्ट के बारे में ऑलरेडी जानते हैं वो फैक्ट आपको लंबे टाइम तक याद रहने वाला है अगर आप ऐसा कुछ सुनते हैं, क्योंकि वही फैक्ट आप लिखेंगे, फिर उसी फैक्ट के बारे में क्योंकि लिखेंगे या देखेंगे, कहीं बुक से देखेंगे या कहीं भी ढूंढेंगे 2 या 3 फैक्ट और फिर आप लिखेंगे। तो एक बार तो आपने देखा, फिर तो भी याद होगा आपको। उसके अलावा आप वही सेम फैक्ट लिखा आपने YouTube के कमेंट सेक्शन में, तो तब भी आपको याद होगा। उसके अलावा वही सेम फैक्ट मैं डिस्कस करूंगा तब भी आप सुनेंगे तो और भी ज्यादा याद होगा, तो और कई फैक्ट्स आपको पता चलेंगे, तो चीजें काफी और अच्छी होंगी और आपका स्टैटिक काफी स्ट्रांग हो सकता है। मेरा ऐसा मानना है। अगर आपको ये कैंपेन पसंद आता है या पूरा स्टेशन पसंद आता है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को बताइए और सभी को कहिए या प्रोत्साहित करिए कि इस पर्टिकुलर कैंपेन में इसका हिस्सा बने। चलिए बात करते हैं अगली न्यूज की। अच्छा, ध्यान ये रखना है कि कोई भी फैक्ट ऐसे नहीं डालना है कि जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बिल्कुल रिलेवेंट नहीं है ना। तो ऐसे फैक्ट्स नहीं डालना है, जो भी आपको लगता हो ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है या पढ़ना चाहिए, तो ऐसे ही फैक्ट्स आप डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। इन विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश ट्रेनिंग सेंटर ऑफ सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल की बात करें तो ये पर्टिकुलरली भारतीय चीन युद्ध के दौरान इसका गठन किया गया था, इसका एस्टैब्लिशमेंट किया गया था पर्टिकुलरली सशस्त्र सीमा बल का। और ये अगर मैं आपको बताऊं तो ये इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर मौजूद ये सुरक्षा फोर्स है। ठीक है, तो ये सुरक्षा फोर्स सशस्त्र सीमा बल ये कहां पर मौजूद रहती है, तो ये इंडिया चाइना के बॉर्डर पर मौजूद रहती है। कुछ सेनाएं, उनका नाम क्या है, सशस्त्र सीमा बल। इसके अलावा इंडो चाइना बॉर्डर पर और कौन सी सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के अलावा इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस भी मौजूद रहती है। तो कई बार ये एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जाता है कि इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर मौजूद फोर्सेस का नाम क्या है, पैरामिलिट्री फोर्सेस का नाम क्या है। तो सशस्त्र सीमा बल आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ये आपको ध्यान रखना है। इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, तो 1963 इंडो चाइना वॉर के दौरान की स्थापना की गई। 20 दिसंबर 1963 को इसकी स्थापना की गई। इसका हेडक्वार्टर कहां है, तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, इसका हेडक्वार्टर है। अब मध्य प्रदेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पर्टिकुलर
किस डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में सशस्त्र सीमा बल का ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है या ट्रेनिंग सेंटर ओपन होने वाला है। रिसेंटली ये ओपन हुआ नहीं है, अभी ओपन होने वाला है। तो ट्रेनिंग सेंटर ऑफ सशस्त्र सीमा बल मध्य प्रदेश के किस शहर में बनने वाला है? तो ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में बनने वाला है। तो ग्वालियर, बिल्कुल। अब ग्वालियर का नाम जैसे ही याद आता है आपको, तो आपको सिंधिया से रिलेटेड बहुत सारी चीजें, सिंधिया डायनेस्टी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपको ध्यान आती होंगी। मैं अभी आपको इन सारी चीजों के बारे में नहीं बताऊंगा। आप देखते हैं आप क्या 3 फैक्ट्स, क्योंकि बहुत सारे लोग फैक्ट्स को आप एक से ज्यादा लोग अगर आप सेम फैक्ट्स को देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको जो भी चीजें पता हो, ऐसा जरूरी नहीं कि आप सेम फैक्ट्स रिपीट नहीं कर सकते, बिल्कुल आप रिपीट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ग्वालियर के बारे में जरूर दूंगा जब हम लोग ग्वालियर सिटी के बारे में मेंशन करेंगे या डिस्कस कर रहे होंगे। क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन है, वेयर द कंट्रीज फर्स्ट वाटर पिलर विल बी एस्टैब्लिश्ड। देश का प्रथम जल स्तंभ कहां स्थापित किया जाएगा? ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और मैं आपको अभी का अभी ये रटवा भी सकता हूं, है ना। कंट्रीज फर्स्ट वाटर पिलर कहां? तो फर्स्ट वाटर पिलर जो एस्टैब्लिश होने वाला है, ये कहां एस्टैब्लिश होने वाला है? तो ये महाकाल नगरी, जिसे महाकाल लोक के नाम से भी रिसेंटली नरेंद्र मोदी जी ने कहा, उसका नाम क्या है? उसका नाम है उज्जैन। तो यह उज्जैन सिटी में देश का प्रथम जल स्तंभ स्थापित किया जाएगा। इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है यह 13 फीट ऊंचा और 2 फीट व्यास यानी डायमीटर होगा इसका। 2 मीटर व्यास पत्थर का एक स्तंभ होगा। इसके अलावा जिस पर 60 किलो चांदी चढ़ाई जाएगी, 60 केजी चांदी चढ़ाई जाएगी। इस चांदी के आवरण पर चारों वेदों की ऋचाएं उकेरी जाएंगी। संस्कृत के साथ हिंदी में भी इनका अर्थ यहाँ पर अंकित किया जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, महाकालेश्वर मंदिर में एक जल स्तंभ स्थापित किया जा रहा है जिस पर वेदों के बारे में सारी चीजें लिखी होंगी। ठीक है, तो पर्टिकुलर जैसा आपने अशोक स्तंभ सुना होगा हिस्ट्री में, है ना, तो कई स्तंभ आपने सुने होंगे, वैसा ही एक वाटर पिलर स्तंभ स्थापित किया जाएगा मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में भी कहां? तो उज्जैन शहर के महाकाल मंदिर में या आप महाकालेश्वर में यह पर्टिकुलर स्तंभ स्थापित किया जाएगा। जिसका मेन उद्देश्य क्या होगा? इसका मेन उद्देश्य आपको ध्यान रखना है, वो ये है कि जल संरक्षण और संवर्धन के लिए को प्रेरित करने के लिए, यानी जल को बचाने के लिए या जल का रखरखाव करने के लिए या जल का संरक्षण करने के लिए या जल संरक्षण का मैसेज देने के लिए पर्टिकुलरली इस जल स्तंभ की स्थापना की जा रही है। ठीक है, तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए बात करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन की। आपका पहला क्वेश्चन है, इसका लॉन्गेस्ट टनल जिसका नाम है मोहनिया टनल, यह मध्य प्रदेश के किस नेशनल हाईवे पर मौजूद है? NH39, NH42, NH46 और NH36। इसका जवाब आप मुझे कहां पर देंगे? कमेंट सेक्शन में देंगे। बिल्कुल जवाब, ये सारे जवाब तो लिखने ही है ना, स्टैटिक के अलावा ये सारे जवाब बिल्कुल लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चंस। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, बहुत अच्छा प्रश्न है। हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का कहां पर है? इंटरनेशनल, अगर आपसे इंडिया का पूछा जाए तो इंडिया टेबल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पे है? तो दिल्ली में है, जिसकी नई फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन बन गई है? मेघना अहलावत। ठीक है, और आपको बताना है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का मुख्यालय कहां पर है? तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, लुसाने स्विट्जरलैंड, जेनेवा स्विट्जरलैंड या सिंगापुर। आपको इसका जवाब कहां पर देना है? कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको ये पूरा सेशन पसंद आता है या आपके कोई सुझाव होते हैं, सजेशन होते हैं, तो आप इन सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से मुझसे जुड़कर आप अपने सुझाव व्यक्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये पूरा सेशन पसंद आता है तो अपना एक अच्छा फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से दे सकते हैं, और इस वीडियो को, इस पूरे सेशन को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे मुझे भी प्रोत्साहन मिले और ये पूरा परिवार एक डेवलप हो पाए स्टडी आपके साथ का। हम लोग फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप सभी रिवीजन करते रहिए, अपना ख्याल रखिए और कंटिन्यूअसली पढ़ते रहिए। हम लोग फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट करंट अफेयर लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।